किसी भी लाश को सही तरीके से दफनाना जरूरी होता है, और अगर किसी वजह से लाश को सही तरीके से दफनाया न जाए तो कफन में लिपटी वो लाश बदल जाती है एक डरावने पचोंग में। इंडोनेशिया के लोग इस पचोंग से बेहद डरते हैं, क्योंकि ये सिर्फ डराते ही नहीं बल्कि इंसानों को नोच नोच कर खा भी जाते हैं। इंडोनेशिया के ही एक गांव में 62 से भी ज्यादा लाशें गलत तरीके से दफनाई गईं, और इसके नतीजे में पूरा गांव भर गया डरावने पचोंग से, जो एक एक करके सारे गांव वालों को खत्म करने लगे। इसी गांव की कहानी है आज की फिल्म पामाली दुशुंग पचोंग, यानी मृतकों का गांव। कहानी की शुरुआत होती है उजान नाम के एक आदमी से, जो आधी रात के समय अंधेरे कब्रिस्तान में कई लाशों को एक साथ दफनाने का काम कर रहा था। असल में इस गांव के लोग एक खतरनाक महामारी की चपेट में आकर मर गए थे। हम देखते हैं कि उजान खुद भी इस महामारी से संक्रमित था। उसके पैर का एक बड़ा हिस्सा सड़ चुका था और उजान को पता था कि इस बीमारी का उसके साथ क्या होने वाला है। अचानक उजान ऊपर आसमान की तरफ देखता है और सीटी बजाना शुरू कर देता है। सिर्फ वही नहीं बल्कि गांव का हर शख्स अपने घर के बाहर आकर सीटी बजा रहा था। लेकिन क्यों? इसका रहस्य आगे कहानी में खुलता है। कुछ दिन बाद यूसुफ नाम का एक नाविक अपनी नाव में 3 मेडिकल ऑफिसर्स का सामान लाद रहा था। इन्हें शहर से खास तौर पर इस गांव में फैली महामारी का इलाज करने के लिए बुलाया गया था। इनके अलावा यूसुफ 2 और लोगों का इंतजार कर रहा था, जिन्हें पास के गांव से कब्र खोदने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि इस गांव में अब कोई कब्र खोदने वाला नहीं बचा था। शायद उजान के बीमार पड़ने की वजह से बाहर से लोगों को बुलाया गया था। उन 2 कब्र खोदने वालों के नाम थे सेफ और देन, और 3 मेडिकल ऑफिसर्स के नाम थे मिला, पुपुत और गेंदिस, जो उनकी टीम लीडर थी। अब ये पांचों यूसुफ के साथ एक अनजान और खतरनाक गांव की तरफ रवाना हो गए। पहली मुलाकात में ही सेफ को मिला बहुत पसंद आ गई, और मिला को भी ये बात समझ आ गई। नाव पर मिला को एक अजीब सी नक्काशी दिखाई दी, जो इस गांव की भाषा में लिखी थी, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाई। नाव से उतरने के बाद उन्हें लगभग 3 घंटे जंगल के रास्ते पैदल चलना था गांव तक पहुंचने के लिए। ये सुनकर बेचारे सेफ का गला सूख गया, क्योंकि वो मिला को इम्प्रेस करने के लिए सबसे बड़ा बैग उठाकर चल पड़ा था। जंगल के रास्ते उन्हें पेड़ों पर अजीब अजीब चीजें लटकी हुई दिखाई दी। अचानक पुपुत गिर पड़ा और उसके पैर में चोट लग गई, तो सबने वहीं बैठकर आराम करने का फैसला किया। इस दौरान गेंदिस ने यूसुफ से पूछा कि ये पेड़ों पर लटकी चीजें क्या हैं। यूसुफ ने कहा कि वो खुद नहीं जानता, बस बचपन से इन्हें ऐसे ही देखता आ रहा है। 3 घंटे की पैदल यात्रा के बाद वे आखिरकार गांव पहुंचते हैं, लेकिन गांव सुनसान पड़ा था। यूसुफ ने बताया कि आधे लोग महामारी के डर से गांव छोड़कर भाग गए हैं, और बाकी जो थे वो सब बीमार हैं। कुछ घरों के दरवाजों पर लाल रंग का क्रॉस बना हुआ था। यूसुफ ने समझाया कि उन घरों के सभी लोग मर चुके हैं और अब वहां कोई नहीं रहता। गांव में बचे 3-4 लोग हिसाब रख रहे थे कि अब भी 17 लोग बीमार हैं, और सिर्फ पिछले 3 दिनों में 52 लोग मर चुके हैं। इस मौत की रफ्तार से 1 महीने में गांव लगभग खाली हो गया था। जब ये लोग गांव के पुराने टूटे फूटे अस्पताल में पहुंचे तो एक कमरे में इतने सारे बीमार लोगों को देखकर दंग रह गए। यूसुफ ने बताया कि पास वाले कमरे में और भी मरीज हैं, जिनकी हालत इससे भी खराब है। गेंदिस एक मरीज को छूने ही वाली थी कि यूसुफ ने उसे रोक दिया और कहा कि ये बीमारी छूने से फैलती है, इसलिए किसी को बिना दस्ताने छूना मना है। यहीं हम उजान को फिर से देखते हैं, जो अब बेहद बीमार हालत में बिस्तर पर पड़ा था। वही उजान जिसे हमने कहानी की शुरुआत में कब्र खोदते देखा था। इसके बाद यूसुफ उन्हें लाशों वाला कमरा दिखाने ले गया। अंदर सड़ांत इतनी थी कि घुसना मुश्किल था। असल में उजान 3 दिन पहले बीमार पड़ा था, और तब से जो भी मरता रहा उसकी लाश को दफनाया नहीं गया था। यानी सेफ और देन के पास अब बहुत काम था। फिर यूसुफ उन्हें मिला के कमरे तक छोड़ाया, जो अस्पताल में एक छोटे से कमरे में रह रही थी। बाकी इंतजाम उन्हें खुद करने थे। ये देखकर सेफ ने पूछा कि वो लोग कहाँ रहेंगे। जवाब में यूसुफ ने उन्हें कब्रिस्तान के रास्ते की ओर इशारा किया। कब्रिस्तान में एक छोटा कमरा था जहां सेफ और देन को रहना था। वहां नेटवर्क भी नहीं था, लेकिन कब्र दफनाने के नियमों की एक किताब रखी थी और एक लिस्ट जिसमें बताया गया था कि उन्हें कितनी लाशें दफनानी है। कमरा ठीक करते वक्त पुपुत ने कोने में एक खुली हुई छतरी देखी। इंडोनेशियाई संस्कृति में घर के कोने में खुली छतरी रखना अपशकुन माना जाता है, इसलिए उसने तुरंत छतरी बंद कर दी। तभी मिला आई और पुपुत से सुगंधित तेल मांगा ताकि वो उसे लाशों के कमरे में रख सके। पुपुत ने कहा कि लगता है इन बीमार लोगों का ठीक से ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, और हो सकता है कि लाशों में से कोई अब भी जिंदा हो। लेकिन मिला ने उसे समझाया कि वो इन बातों पर ज्यादा ध्यान न दे और हमेशा दस्ताने पहनकर ही काम करे। यहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इस गांव के लोग जिस महामारी से पीड़ित हैं, उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। फिर भी उन्हें यहाँ रहना है और इन मरीजों का इलाज करना है। उधर गेंदिस ने काम शुरू कर दिया था और उसकी मदद कर रहे थे सेफ और देन।
मिला उस लाशों वाले कमरे में खुशबू फैलाने जाती है। वहां वह 3 जगह पर खुशबू की बोतलें फेंकती है, लेकिन अचानक बीच वाली बोतल फिर से उसके पास लौट आती है। यह देखकर मिला घबरा जाती है। अगर सामने कोई नहीं है तो यह बोतल वापस उसकी तरफ किसने फेंकी? वह हैरान होकर सामने रखी लाश को देखने लगती है। लाश मानो हिल रही हो। ये देखकर मिला बहुत डर जाती है। अचानक लाश के अंदर से एक चूहा निकल आता है। इस घटना से मिला इतनी घबरा जाती है कि वह तुरंत उस कमरे से बाहर चली जाती है। दिन बीतता है और रात गहराने लगती है, लेकिन तब तक भी सैफ और देन का दफन का काम पूरा नहीं होता। अभी 5 लाशों को और दफनाना बाकी था। सैफ थक जाने पर थोड़ा आराम करने लगता है। तभी अचानक उसे सीटी बजने की आवाज सुनाई देती है। वह काम रोकर देन को बुलाता है। देन भी यह आवाज सुन पा रहा था। गांव के छोटे बड़े सभी लोग जो अब तक जीवित थे अपने घरों से बाहर निकलकर सीटी बजा रहे थे। इसका कारण सैफ भी नहीं समझ पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि गांव के एक घर से एक लाश बाहर निकाली जा रही है। वह व्यक्ति उस घर का आखिरी सदस्य था, यानी इस परिवार के सभी लोग मर चुके थे। एक आदमी आकर उस घर की दीवार पर लाल क्रॉस का निशान बना देता है, लेकिन जैसे ही वह जाने लगता है अचानक घर के अंदर लाइट जल उठती है। वह व्यक्ति हैरान होकर अंदर देखने जाता है, हाथ में लाल रंग की बाल्टी लिए। वह देखता है कि अंदर कोई नहीं है। लाइट बंद करके जैसे ही वह बाहर निकलने लगता है उसके पैर से बाल्टी गिर जाती है और रंग जमीन पर फैल जाता है। वह देखता है कि रंग के बीच में 2 पैरों के निशान हैं, जैसे वहां कोई अदृश्य खड़ा था जिसकी वजह से उस जगह पर रंग नहीं लगा। अगले ही पल वह अदृश्य शख्स अपने पैर हटा लेता है। ये देखकर डर से वह आदमी भाग खड़ा होता है। दृश्य बदलता है और हम पुपुत को देखते हैं जो उस समय नहा रहा था। अचानक वहां की लाइट टिमटिमाने लगती है। वह कुछ समझ नहीं पाता। तभी मरीजों के कमरे से आवाज आने लगती है। वह कपड़े पहनकर मरीजों के कमरे में जाता है। सभी को चेक करते हुए वह पाता है कि बाकी मरीज तो अपने अपने बिस्तरों पर हैं, लेकिन उजान वाला बिस्तर खाली है। अचानक पुपुत के पीछे उजान आ जाता है और उसके गले में पड़ा तौलिया कसकर पकड़ लेता है। टूटी फूटी आवाज में वह बार बार कहने लगता है, कब्र कब्र। कहते कहते वह पीछे गिर पड़ता है। उसका सिर फट जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। सभी मिला वहां आ जाती है और उजान को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इस तरह उसी दिन के भीतर 4 लोगों की मौत हो जाती है। उजान की इस तरह की मौत ने पुपुत और बाकी सभी पर गहरा असर छोड़ा। उधर उस समय गेंदिस नमाज अदा कर रही थी। नमाज के बीच ही उसे खटखट की आवाज सुनाई देती है। सलाम फेरते ही हम देखते हैं कि उसके पीछे वाली खिड़की पर एक पचौंग अपना सिर मार रहा है। हालांकि गेंदिस उसे देख नहीं पाती। वह खिड़की के पास जाकर चेक करती है, लेकिन बाहर कोई नहीं दिखा। वह अपनी नमाज की खिमार उतारने ही वाली थी कि कपड़े के दूसरे किनारे से उसे पचौंग नजर आता है, लेकिन जैसे ही वह खिमार उतारती है पचौंग फिर से अदृश्य हो जाता है। दूसरी ओर तब तक सैफ और देन लाशों को दफनाकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी सैफ को दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे लगा कि देन कर रहा होगा, लेकिन देन तो बगल में गहरी नींद में सो रहा था। कई बार पुकारने पर भी वह नहीं उठा तो सैफ खुद देखने बाहर निकलता है। बाहर कोई नहीं था, लेकिन अजीब बात यह थी कि कब्रिस्तान की मशालें किसी ने बुझा दी थीं। सैफ उन्हें जलाने लगता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि उसके आसपास कई पचौंग खड़े हैं। उसी वक्त देन वहां आ जाता है और सैफ को इतनी रात को कब्रिस्तान में आने के लिए डांटता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। दृश्य बदलता है और उसी रात गांव में निंग नाम की एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसकी माँ की हालत बहुत खराब थी। वह भी इस महामारी की शिकार थी, लेकिन वह अस्पताल नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि वहां जाकर कोई फायदा नहीं होगा। माँ को मनाने में असफल होकर निंग अगले दिन अस्पताल पहुंचती है और गेंदिस से अनुरोध करती है कि वह उसके साथ घर चले, लेकिन अस्पताल में पहले से ही बहुत भीड़ थी और वे सिर्फ 3 लोग थे। ऐसे में घर जाकर किसी का इलाज करना संभव नहीं था। गेंदिस ने निंग से कहा कि वह अपनी माँ को अस्पताल लेकर आए, तभी उनका इलाज हो पाएगा। बाहर मिला की मुलाकात सैफ और देन से होती है। मिला पूछती है कि क्या उजान को दफनाया गया है। सैफ बताता है कि पहले की लाशों का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है, उन्हें खत्म करके ही उजान को दफनाया जाएगा। तभी मिला एक और बुरी खबर देती है। एक और मरीज की हालत बहुत गंभीर है और शायद जल्द ही उसकी भी कब्र खोदनी पड़ेगी। मिला उन्हें अपना ध्यान रखने को कहती है। मिला की यह बात सुनकर हमारा रोमियो सैफ पिघल जाता है और देन उसे खींचकर वहां से ले जाता है। उधर निंग अब भी गेंदिस से घर आने का अनुरोध कर रही थी। तभी मिला निंग से पूछती है कि उसका घर कहाँ है। निंग खुशी खुशी अपना पता बताने लगती है, लेकिन गेंदिस बीच में रोक देती है और कहती है कि उनकी टीम में लोग पहले ही कम हैं, इसलिए मिला को इस वक्त कहीं नहीं जाना चाहिए। मिला कहती है कि वह ड्यूटी खत्म होने के बाद आराम के समय निंग की माँ को देखने जाएगी। गेंदिस को यह बात पसंद नहीं आती क्योंकि ऐसे हालात में सबको यहीं आसपास रहना चाहिए।
यह कहकर गेंदिस वहाँ से चली जाती है। तब मिला निंग से पूछती है कि उसके परिवार में कौन कौन है। निंग बताती है कि 1 हफ्ते पहले उसके पिता इस महामारी से मर गए और अब सिर्फ वह और उसकी माँ है। यह सुनकर मिला को निंग के लिए बहुत बुरा लगता है। वह तय करती है कि शाम तक अपना सारा काम खत्म करके निंग के साथ उसके घर जाएगी। वह निंग से कहती है कि वह शाम को फिर आ जाए। निंग यह सुनकर खुश हो जाती है। अचानक एक और मरीज की तबीयत बिगड़ जाती है और वह तड़पने लगता है। तीनों उसकी ओर दौड़ते हैं। उसकी हालत बहुत खराब थी और ऊपर से उनके पास जो भी एंटीबायोटिक थे वो खत्म हो चुके थे। नतीजतन वह खून की उल्टी करते करते वहीं मर जाता है। ऐसे हालात में बाहर से मदद लाना बहुत जरूरी हो गया था। यहाँ आने पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि हालात इतने खराब होंगे। इतने कम सामान और लोगों के साथ इस महामारी से निपटना नामुमकिन था। गेंदिस ने सैफ से कहा कि यूसुफ से संपर्क करो और उसे कहो कि वह जल्दी से कुछ मेडिकल सप्लाईज लेकर यहाँ आ जाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि यहाँ कहीं भी नेटवर्क नहीं था। ये सुनकर जेम्स थोड़ा चिढ़ गया और सैफ से बोला कि ऐसी जगह ढूंढो जहां नेटवर्क मिल सके, क्योंकि वह तो कम से कम इस गांव में फंसकर मरना नहीं चाहता। इसी बीच अंदर के एक मरीज ने बुलाया तो वह अंदर चला गया। ऐसे भयानक हालात पर गेंदिस का ऐसा बर्ताव किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब शाम होने लगी थी। मिलर की ड्यूटी खत्म हो गई और वह नेंग के साथ उसके घर की ओर निकल पड़ी। जंगल से काफी दूर चलने के बाद भी उसका घर अभी दूर था। ऊपर से मिलर को वॉशरूम जाने की जरूरत भी थी, इसलिए नेंग उसे अपनी एक सहेली के घर ले गई। उसकी सहेली का पूरा परिवार इस महामारी में मर चुका था और गांव में बाकी बचे लोग मिलर को महामारी के डर से अपने घर में घुसने नहीं देते। यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। अंदर आते ही पता चला कि यह वही घर था जहां पिछली रात वह लड़का कुछ अजीब महसूस कर रहा था। फर्श पर अब भी वही रंग गिरा हुआ था। मिला वॉशरूम गई और नेंग कमरे में लाइट जलाकर अपनी सहेली की बनाई पेंटिंग्स देखने लगी। इन पेंटिंग्स में उसकी सहेली नेंग की ही तस्वीर बनाई थी और उनकी दोनों की साथ में भी एक तस्वीर थी। नेंग इन्हें देख ही रही थी कि अचानक पीछे उसकी सहेली की आत्मा दिखाई दी। नेंग को भी यह महसूस हुआ तो वह उसका नाम पुकारते हुए बगल के कमरे में चली गई। वहां उसके सामने हवा में तैरता एक पेन अचानक नीचे गिरा, जिससे टेबल के नीचे से एक भयानक हाथ उठा ले गया। नेंग डरते डरते टेबल का पर्दा हटाकर देखने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे खींच कर ले गया। इस घटना से नेंग बुरी तरह डर गई और चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुनकर मिला दौड़कर आई। कमरे के एक कोने में बैठी नेंग डर के मारे रो रही थी। मिला ने पूछा तो उसने पर्दे के पीछे खड़े किसी को दिखाया। मिला देखने गई तो नेंग ने मना किया, लेकिन मिला ने हिम्मत कर पर्दा हटाया और देखा कि वहां तो खुद नेंग छुपी हुई थी। तो फिर कमरे के उस कोने में कौन बैठा था? ये सोचकर जैसे ही मिला पीछे मुड़ी, उस भयानक आत्मा ने उस पर हमला कर दिया। फिर भी किसी तरह दोनों जान बचाकर भाग निकले। उधर सैफ और डैन नेटवर्क ढूंढते ढूंढते कब्रिस्तान पहुंच गए। सैफ वहां के वॉशरूम में चला गया और डैन कुएं के पास नेटवर्क ढूंढने लगा। किस्मत से उसे नेटवर्क मिल भी गया और उसने यूसुफ को मैसेज भेज दिया कि वह अगले दिन आए। फिर डैन कुएं से पानी निकालने लगा, लेकिन अचानक सब कुछ अजीब होने लगा। कुएं के अंदर से भी कोई उसी तरह सीटी बजा रहा था जैसे डैन बजाता था और पानी की बाल्टी को भी खींच रहा था। डर कर उसने सैफ से जल्दी करने को कहा, लेकिन एक भयानक आवाज ने उसकी बात को दोहराया, जिससे वह और भी डर गया। अंदर से डैन की चीख सुनकर सैफ बाहर निकलने ही वाला था कि उसने वॉशरूम के ऊपर एक पोंचोंग को देख लिया। दोनों डर के मारे भागते हुए अस्पताल लौट आए। उनकी बात सुनकर गेंदिस चिंता में पड़ गई, क्योंकि उन्होंने पोंचोंग देखा था। वह सैफ और डैन से पूछने लगी कि क्या उन्होंने लाश को ठीक से दफनाया था? दफनाते समय क्या उन्होंने उसका मुंह खोला था? डैन ने बताया कि उन्होंने नियम के अनुसार सब किया। उसे तो लग रहा था कि वे यहाँ आने से पहले से ही यह गांव भूतिया था और इसी वजह से इतने लोग मरे। लेकिन पुप्पू का मानना था कि शायद लाशों को और जल्दी दफनाना चाहिए, क्योंकि मरने से पहले औजान ने बस एक ही शब्द कहा था, कब्र। अब वे इस बात से और परेशान हो गए। तभी अचानक गेंदिस को मिला की याद आई, जिस पर पोंचोंग ने हमला किया था और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ है। ये सोचकर गेंदिस और चिंतित हो गई। उधर मिला नेंग के घर पहुंच चुकी थी। घर में घुसते ही नेंग की माँ ने उसे पानी लाने को कहा और नेंग पानी लेने किचन में चली गई। मिला अकेली खड़ी थी। तभी उसने बगल के कमरे में एक औरत को देखा जो अपने बाल ठीक कर रही थी। मिला ने सोचा यह शायद नेंग की माँ है। उसने यह भी नोटिस किया कि कमरे के कोने में एक छाता खुला हुआ था। वह ज्यादा नहीं सोचकर वहीं बैठ गई। अचानक उसके पीछे खड़ी वह औरत पोंचोंग में बदल गई। तभी नेंग आकर मिल को बुलाने लगी और उसे अपनी माँ के कमरे में चलने को कहा, जो कि दूसरा कमरा था। मिला घबराकर पीछे मुड़ी तो देखा कि कमरा बिल्कुल खाली था। गेंदिस मिला के बार बार मना करने के बावजूद नेंग के साथ जाने पर पहले से ही नाराज थी। अब उसे और गुस्सा आ रहा था कि इस हालत में उसे मिला को ढूंढना पड़ेगा।
सैफ ने कहा कि वह खुद जाकर मिला को ले आएगा, लेकिन डैन का मानना था कि उन्हें ग्रुप बनाकर ढूंढना चाहिए। पुप्पू भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन गेंदिस ने मना कर दिया और उसे यहीं रहकर सब पर नजर रखने को कहा। पुप्पू कुछ कहना चाहती थी, लेकिन गेंदिस उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। असल में गेंदिस किसी की राय की परवाह ही नहीं करती थी, वह जो कह देती वही सही मानती। पुप्पू को अकेला छोड़ने का फैसला सैफ और डैन को भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। पुप्पू यहाँ अकेली रहकर डर रही थी। तभी अचानक उसने मरीजों के कमरे से कुछ आवाज सुनी। उसने चेक किया तो सब ठीक था, लेकिन तभी सीटी बजने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज का पीछा करते हुए पुप्पू उस कमरे तक पहुंचा जहां लाशें रखी थीं। उसे महसूस हुआ कि इन लाशों में से शायद कोई जिंदा है और वो अपनी जान बचाने के लिए इस सीटी बजाकर संकेत दे रहा है। इसलिए वह एक एक करके लाशों को चेक करने लगा। अचानक दरवाजे से आवाज हुई और उसने देखा कि एक एक करके काले बिल्ली वहां से निकल रही थी। ठीक उसी वक्त हमें उसके पीछे कई पचोंग डरावने जीव दिखे जो एक साथ उसकी तरफ भाग रहे थे। यह देख पुप्पू डर कर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने गेंदिस को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसी बीच पचोंग बिल्कुल उसके पीछे आ गए। जैसे ही दरवाजा खुला, पुप्पू जोर से दौड़ने लगा, लेकिन थोड़ी दूरी पर एक अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया। लाशें रखे कमरे में पुप्पू ने खुद को रोकने की काफी कोशिश की, पर वो ताकत इतनी जोर से उसे खींच रही थी कि दरवाजे से टकराने पर उसके चेहरे का निचला हिस्सा टूट गया और बाहर निकल आया और दरवाजा फिर बंद हो गया। वहीं दूसरी ओर मिला नेंग की मां को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वे गांव के अस्पताल जाए जहां हर वक्त उनकी देखभाल की जा सके। इससे उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो सकती है। मिला यह सब कुछ शांत करने के लिए कह रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि नेंग की मां ज्यादा दिन तक नहीं बचेगी। नेंग की मां भी यह अच्छी तरह समझ रही थी, इसलिए उसने नेंग से कहा कि वह उसकी दफन उसी जगह करे जहां उसके पति यानी नेंग के पिता की कब्र है। यह सुनकर मिला भी चुप हो गई। नेंग ने अपनी मां को यह सब बातें करने से मना किया। फिर मिला ने नेंग की मां को दिया हुआ दवा नियमित रूप से लेने को कहा और वहां से निकल गई। नेंग चाहता था कि उसे साथ दे, लेकिन इतनी रात में छोटे नेंग को किसी खतरे में डालना नहीं चाहता था, इसलिए मिला अकेले अस्पताल की ओर चल दी। उसी वक्त फिर से गांव में सीटी बजने की आवाज सुनाई दी। सीटी की आवाज सुनकर नेंग भी उसी तरह सीटी बजाने लगा। यह देखकर मिला हैरान हो गई। उसने नेंग से पूछा तो नेंग ने बताया कि यह उनका तरीका है मृत लोगों को सम्मान देने का। शायद अभी गांव में किसी की मौत हुई है, इसलिए सब लोग ऐसे सीटी बजा रहे हैं। ये वहां का नियम है। यह सुनकर मिला ने घर में छाता खोलने के नियम के बारे में पूछा। नेंग ने बताया कि घर में छाता खुला रखने से बला टलती है, लेकिन मिला तो जानती थी कि घर में छाता खुला रखने से उल्टा बला आती है, इसलिए यह उल्टा नियम सुनकर वह काफी हैरान रह गई। फिर वह अकेले ही अस्पताल की ओर चल पड़ी। जब वह जंगल से गुजर रही थी तो कई बार एक ही जगह से चक्कर खाने लगी। एक समय उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वह असल में एक जगह पर फंसी हुई है। वह बार बार वहीं से लौट रही थी। वह नहीं जानती थी क्या करे। अचानक उसने पीछे कई पचोंग देखे। डर के मारे वह दौड़ने लगी। उसने अपने सामने हवा में झूलते हुए और पचोंग देखे। घबराकर वह दौड़ते हुए लड़खड़ा गई और गिर पड़ी। तभी कुछ पचोंग उस पर हमला कर बैठे और वह बेहोश हो गई। जागने पर उसने अपने सामने सेफ को देखा और डर गई। किसी तरह खुद को संभालते हुए जेसफ ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ। वे उसे जंगल के बांस के बगीचे में बेहोश हालत में पाए थे। डर के मारे मिला बताने लगी कि उसने जंगल के अंदर पचोंग देखे हैं। उसे लगा कि सेफ शायद उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तभी सेफ ने बताया कि उसने भी पचोंग देखे हैं। मिला घबराकर पूछने लगी कि अब वे क्या करेंगे। इसी बीच वहां डैन आ पहुंचा और बताया कि वह पुप्पू को कहीं नहीं ढूंढ पाया है और गेंदिश अब भी उसे खोज रहा है। तब हमें दिखाया गया कि पुप्पू की लाश उस कमरे में मिली है। उसकी हालत देखकर वे चीख पड़े और रोने लगे। उसकी इस आवाज को सुनकर बाकी लोग वहां भागे और पुप्पू की हालत देखकर दंग रह गए। इस तरह उस रात का अंत हुआ। अगले दिन सुबह सेफ और डैन पुप्पू की लाश को कफन के कपड़े में लपेट रहे थे। तभी गेंदेश ने कहा कि यूसुफ को अभी कॉल करें और उसे तुरंत बुलाकर उनसे मिलने को कहें। डैन उनकी बात मानते हुए यूसुफ को कॉल करने गया। दूसरी ओर सेफ पुप्पू की लाश के पास बैठकर कुरान की आयतें पढ़ रहा था। तभी गेंदेश वहां से उठकर अपने कपड़े पहनावे को पैक करने लगा। उसे ऐसा करते देख मिला हैरान हो गई और उसने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। जवाब में गेंदेश ने कहा कि वह अपनी जान बचाना चाहता है, लेकिन मिला पुप्पू की लाश को ऐसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि पुप्पू की सम्मान पूर्वक सही तरीके से दफन किया जाए। इस बात पर गेंदेश बहुत गुस्सा हो गया और उसने मिला को पुप्पू की मौत का जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। उसके अनुसार अगर मिला कल ही हीरो शास्त्री के साथ नेंग के पास नहीं जाती तो पुप्पू को इस तरह मरना नहीं पड़ता। ये सुनकर मिला पूरी तरह चुप हो गई।
फिर उसने पहली बार गेंदेश के सामने साफ कहा कि वह पूपू की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति नहीं है जिसने पूपू को यहाँ अकेला छोड़ दिया था। यह सुनकर गेंदेश समझ गया कि मिला किसी और को दोष दे रही है। इससे माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच माहौल को थोड़ा शांत करने के लिए डैन ने बताया कि यूसुफ ने जवाब दिया है और वे उन्हें लेने के लिए निकल चुके हैं। यह सुनते ही गेंदेश वहां से चल दिया। जाने से पहले उसने मिला को बताया कि वह नदी के किनारे जाकर यूसुफ का इंतजार करेगा। अगर वे आ गए तो ठीक, नहीं तो वह बिना मिला के चला जाएगा। मिला समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। वह घर चली गई और चिल्लाते हुए रोने लगी, क्योंकि पूपू की मौत से वह पूरी तरह टूट चुकी थी। सिर्फ वही नहीं, सेफ और डैन भी इस बात पर दुखी थे। उसी समय हम देखते हैं कि गांव के हर घर में पचोंग पहुंच चुके हैं, जिसकी जानकारी गांव के किसी को नहीं थी। नेंग की बीमार माँ खिड़की से बाहर एक पचोंग देखती है और बहुत डर जाती है। वह नेंग को आवाज लगाती है, लेकिन नेंग आता है तो वहाँ कोई नहीं होता। इसलिए वह खिड़की बंद कर फिर खाना बनाने चली जाती है। तभी नेंग की माँ खिड़की पर ठक ठक की आवाज सुनती है और पचोंग उस पर आकर उसके मुंह में काला पदार्थ डाल देता है। वहीं बारिश में मिला अकेली बाहर बैठी थी। तभी सेफ उसके पास आकर बैठता है और उससे बात करने की कोशिश करता है ताकि मिला का मन थोड़ा हल्का हो जाए, लेकिन मिला कोई जवाब नहीं देती। दिन निकलकर रात हो जाती है। अचानक ठक ठक की आवाज से डैन की नींद टूटती है। उठकर वह अपने शरीर पर एक चोट का निशान देखता है। आईने में देखने पर उसे पता चलता है कि वह भी इस महामारी से संक्रमित हो गया है। यह सोचकर वह बहुत चिंतित हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि इस महामारी से उसकी मौत निश्चित है। तभी फिर दरवाजे पर ठक ठक की आवाज होती है। दरवाजा खोलते ही वह देखता है कि सेफ अंधेरे में बैठा है और अपने जूते ठीक कर रहा है। डैन उसे बत्ती जलाने के लिए कहता है। जैसे ही आग जलाता है, वह पीछे मुड़कर देखता है तो सेफ वहां नहीं है। इससे वह घबरा जाता है और घर के अंदर वापस आ जाता है। वहां वह बिस्तर पर कोई कंबल ओढ़े हुए पड़ा देखता है। जब वह कंबल हटाता है तो खुद की यह भयानक मृत रूप देखकर वह और ज्यादा डर जाता है और फिर वहां से दौड़ता हुआ सेफ और मिला के पास पहुंचता है। वह सब कुछ उन्हें बताता है और कहता है कि वह पूपू की तरह मरना नहीं चाहता। साथ ही वह पहले से ही इस महामारी से संक्रमित है। यह जानने के बाद वे उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। तभी नेंग वहां आता है। मिला उसे देख हैरान रह जाती है और पूछती है, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? नेंग रोते हुए बताता है कि उसकी माँ अब जीवित नहीं है। वे अभी इस अभिशप्त गांव से भाग सकते थे, लेकिन मिला निर्णय लेती है कि वह नेंग की माँ की अंतिम इच्छा पूरी करेगी। इसीलिए वे तीनों नेंग के घर जाते हैं और उसकी माँ की लाश लेने के लिए जाते हैं। सेफ और डैन नेंग की माँ की लाश लेकर दफनाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर गांव के बाकी लोग सावधान करने के लिए निकले। वे बिना क्रॉस के घरों के सामने पहुंचते हैं। एक घर पर बहुत आवाज गुलाम करने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। खिड़की से देखते हैं कि उस घर का आखिरी व्यक्ति मर चुका है। सिर्फ इस एक घर में नहीं, बल्कि पूरे गांव में कोई जीवित नहीं बचा था। सभी पहले ही पचोंग के शिकार हो चुके थे। वहीं इस दौरान सेफ अकेले ही नेंग की माँ को दफना रहा था। उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसे अपने पति के साथ ही दफनाया जाए। सेफ वहां उसके पति की कब्र खोदता है। फिर जब वह उसके सिर के पास लकड़ी हटाता है तो देखता है कि कफन का कपड़ा खुला नहीं है। वह थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। जब कपड़ा खोलता है तो चौंक जाता है, क्योंकि वह लाश का सिर नहीं बल्कि पैर का साइड होता है और सिर का साइड उल्टा था। मतलब कब्र का फलका लाश के पैर के साइड पर लगा था। दिशा को लेकर सेफ कुछ समझ नहीं पा रहा था। दूसरी ओर डैन यूसुफ से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। नेटवर्क खोजते खोजते वह कुएं के ऊपर चढ़ गया और वहां नेटवर्क मिलते ही यूसुफ से बात करने लगा। फोन उठाते ही यूसुफ ने बताया कि आज बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण वह नाव लेकर नहीं आ पाया है, लेकिन कल सुबह ही वे उन्हें लेने के लिए रवाना होगा। यह सुनकर डैन थोड़ा हैरान हुआ और उसने यूसुफ से कहा कि वे बहुत बड़े खतरे में हैं, उसे तुरंत आना चाहिए और उन्हें बचाना चाहिए। ये कहते हुए उसका फोन हाथ से छूटकर कुएं में रखे बाल्टी में गिर गया। डैन फोन उठाने में व्यस्त हो गया। यूसुफ ने अभी तक बात पूरी नहीं की थी, लेकिन उनकी इस बातचीत से हमें पता चलता है कि उसने आज गेंदेश को लेकर नहीं गया। तो गेंदेश अभी कहाँ है? वह अभी तक जंगल से बाहर नहीं निकल पाया था और रास्ता भटककर जंगल के अंदर ही घूम रहा था। अचानक उसने जंगल में पूपू की भयानक आत्मा देखी, जिसे देखकर वह बहुत डर गया और वहां से भागने लगा। इसी बीच डैन किसी तरह फोन उठाकर यूसुफ से कहा कि वे जल्दी आकर उन्हें इस गांव से निकाल लें। फोन काटने से पहले ही कुएं से एक पचोंग निकलकर डैन को खींच ले गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ भी न जानते सेफ नेंग के पिता की कब्र खोली तो वहां भी उसने वही अजीब चीज देखी। मतलब कि जहां बाकी दुनिया में शवों के सिर के पास तख्ती लगाई जाती है, इस गांव में शवों के पैरों की तरफ तख्ती लगाई जाती थी।
यह अजीब नियम देखकर सैफ उस किताब के पास भागा जिसमें दफनाने के नियम लिखे थे। किताब के अनुसार इस गांव में लाश को तख्ती की तरफ पैर से दफनाया जाता है और यदि ऐसा नहीं किया गया तो इस गांव पर विनाश आ जाएगा। ये भविष्यवाणी देखकर सैफ समझ गया कि इन सब घटनाओं के लिए वह खुद जिम्मेदार है। तभी मिला और नेंग वहां आ पहुंचे। सैफ उनके पास जाकर बताया कि ये सब उसके कारण हो रहा है। अगर उसे इस गांव के दफनाने के नियम पता होता तो शायद ये पचोंग जीवित नहीं हो पाते। उसने यह भी बताया कि इस गांव में दफनाने के नियम बिल्कुल उल्टे हैं। यह सुनकर मिला को याद आया कि वह घर में छाता खोलने और रात में सीटी बजाने की परंपरा के बारे में सोचने लगी, यानी यह गांव पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग नियमों पर चलता है। जब वे दोनों इन बातों में व्यस्त थे तो पीछे से नेंग ने अपने माता पिता को खड़ा देखा। उसने उन्हें आवाज लगाई और उनके पास चला गया। जब उन्होंने देखा कि नेंग उनके साथ नहीं है तो डैन और मिला उसे खोजने कुएं की ओर चले। वहां उन्होंने डैन का मोबाइल पड़ा देखा। वहीं नेंग अपने माँ बाप के पास चल रहा था, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा अचानक एक पचोंग उसके सामने आ गया। वह जोर से चिल्लाया जिससे सैफ आकर उसे बचा लेता है और दोनों कब्रिस्तान के अंदर एक कमरे में छिप जाते हैं। वहां दरवाजा अपने आप खुल जाता है और एक पचोंग कफन और प्याज लेकर कूदता हुआ कमरे में आ जाता है। वह पचोंग बिस्तर पर चढ़ जाता है। जब वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वह पचोंग उनके सामने आ जाता है। इसी बीच कुएं पर मोबाइल देखकर मिला को शक होता है। वह कुएं के अंदर देखती है और वहां डैन की लाश पाती है। ये देखकर मिला बहुत दुखी होती है और सैफ के पास चली आती है। मिला को देख सैफ उम्मीद भरी निगाहों से अपने दोस्त डैन के बारे में पूछता है। मिला कहती है कि अब उन्हें डैन को छोड़कर यहाँ से जाना होगा क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है। ये सुनकर सैफ समझ जाता है कि उसका दोस्त अब जीवित नहीं है। वह रोने लगता है और सभी बुराइयों के लिए खुद को दोषी ठहराता है। मिला उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब सोचने का समय नहीं है, उन्हें किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। फिर वे तीनों भागकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जब वे गांव पार कर जंगल तक पहुंचते हैं तो नेंग रुक जाता है क्योंकि उसने कभी भी इस गांव के बाहर कदम नहीं रखा था और बाहर जाने से डर रहा था। मिला उसे समझाती है कि बाहरी दुनिया में खतरों से मुक्त जीवन है, उन्हें अभी निकलना होगा। फिर भी नेंग हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी वे देखते हैं कि पूरा गांव पचोंग से भरा है जो उनकी ओर देख रहे हैं। यह देखकर उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचता। वे तुरंत जंगल में भाग जाते हैं। जंगल के बीच भागते समय सैफ नीचे गिर जाता है। धुएं जैसा कुछ घास पात के बीच उसकी ओर बढ़ रहा था। वह डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह ताकत उसे छोड़कर फिर से खींच लेती है। उसी समय मिला अपने पूरे बल से उसका हाथ पकड़ती है। वे सैफ को खींचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं होते। उस कब्र में कई पचोंग आ जाते हैं और सैफ को पकड़कर नीचे खींचने लगते हैं। इस बीच सैफ मिला और नेंग से कहता है कि वे वहां से भाग जाएं, क्योंकि अगर वह बचाने की कोशिश करेगा तो दोनों मर जाएंगे। पर मिला उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। तभी सैफ की नजर उस किताब पर पड़ती है जिसमें कब्र देने के नियम लिखे थे। उसे याद आता है कि किताब के पीछे कुछ लिखा है जिसे जोर जोर से पढ़ने पर पचोंग पर असर पड़ता है और वे परलोक चले जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वह जोर से मिला से किताब के पीछे लिखा पढ़ने को कहता है। ये सुनकर नेंग किताब की ओर भागता है। जैसे ही वह पढ़ना शुरू करता है, कब्र में मौजूद सभी पचोंग धूल में बदलने लगते हैं, लेकिन सैफ अभी तक नहीं दिखा, जिससे मिला और नेंग रोने लगते हैं। तभी अचानक सैफ उठकर आता है। मिला और नेंग उसे वहां से खींचकर निकाल लेते हैं। उसी समय यूसुफ भी पहुंच जाता है, जो जंगल से होते हुए उन्हें खोज रहा था। जब वे नदी तक पहुंचते हैं तो सुबह हो चुकी होती है। वे तीनों यूसुफ की नाव पर बैठकर रवाना हो जाते हैं। इस दौरान सैफ नेंग से कहता है कि अब से वह उसके घर में रहेगा। उसकी दादी उसकी नई पोती पाकर बहुत खुश होंगी। यह सुनकर नेंग और मिला दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि नेंग के पास गांव के अलावा कहीं और जाने की जगह नहीं थी। फिर मिला की नजर नाव पर लिखे हुए शब्दों पर पड़ती है। जब वह इसके बारे में पूछती है तो यूसुफ और सैफ बताते हैं कि वहाँ स्थानीय भाषा में लिखा है कि हर जगह के अपने नियम होते हैं। वे समझ जाते हैं कि नाव पर उसी गांव की बात कही गई थी। अब सैफ, मिला और नेंग जीवित बच गए थे, जबकि पूपू और डैन मर चुके थे। लेकिन सवाल था, गेंदेश कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ? तभी हम कुछ दिन बाद का दृश्य देखते हैं। कुछ बचाव कर्मी जंगल के रास्ते उस गांव की ओर जा रहे थे, ये देखने के लिए कि क्या वहां कोई बचा है। अचानक वे पास की झाड़ियों में से किसी आवाज को सुनते हैं। कैमरा घुमाते ही हमें दिखता है कि वह कोई और नहीं बल्कि गेंदेश था। जंगल में पचोंग के डर से उसकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वह बचाव कर्मियों को देखकर वहां से दौड़कर भाग गया। और यहीं से यह कहानी खत्म होती है। जैसा कहा जाता है, बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। गेंदेश के साथ भी ऐसा ही हुआ। किसी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसके कुकृत्यों का फल यानी पूपू की आत्मा ने उसे इतना डरा दिया कि वह पागल हो गया।
और यह सब कुछ एक छोटे से नियम को न जानने के कारण हुआ। इसलिए किसी भी जगह या काम के सही नियम को जाने बिना उस काम को शुरू नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ कि इंडोनेशिया के इस भयानक गांव की कहानी आपको पसंद आई होगी।